मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स पेज 129। यूकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनमें कि डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। ऑर्गेनेलीज यानी ऑर्गन लाइक स्ट्रक्चर्स जिनके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन होता है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? ईयू यानी यू का मतलब होता है कंप्लीट। तो कैरियोटिक बना है कैरियन से। कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। दे आर हैविंग अ फुली फॉर्म्ड और कंप्लीट न्यूक्लियस। कंप्लीट न्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स होते कौन कौन से हैं? ये पहली लाइन में ही बताया, प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। प्रोटिस्ट यानी किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट, किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमल। ये सारे किंगडम्स में पाए जाते हैं वो सेल्स जिनको हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। इनकी विशेषता होती है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब है कि इनके अंदर कंपार्टमेंट्स बने होते हैं। उन कंपार्टमेंट्स को जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज का फंक्शन होता है अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करना। ठीक है, अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में इन्होंने और क्या लिखा है कि दे हैव अ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर एनवेलप। अब न्यूक्लियस भी अपने आप में एक ऑर्गेनेली है, इसीलिए इसके चारों तरफ भी एक डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। In addition, eukaryotic cells have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structures. जैसे कि इनके पास और क्या पाया जाएगा? लोकोमोटरी में सीलिया और फ्लैजिला पाए जाएंगे। और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में, साइटोस्केलेटल का मतलब होता है कि स्केलेटन बनाने वाले सेल के स्ट्रक्चर्स, उसमें पाए जाएंगे प्रोटीन फिलामेंट्स। इसके बाद जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम्स। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए। डीएनए किसमें ऑर्गेनाइज होगा? क्रोमोसोम। डीएनए ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम्स बनाएगा। इसके बाद ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स हैव डिफरेंट एज द फॉर्मर पॉजेस सेल वॉल। तो एक बेसिक डिफरेंस जो इन सब में है वो ये है कि या तो इनमें सेल वॉल सब में प्रेजेंट नहीं है, और अगर है तो उसके कंपोनेंट अलग अलग हैं। जैसे किंगडम प्रोटिस्टा जो है, ये इसके कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल होती है, कुछ में नहीं होती, और जिनमें होती है उसमें बनी होती है सेलुलोज की। प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, फंजाई में सेलुलोज बनी होती है काइटिन की, और एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसके बाद plastids, former possess cell walls, plastids and a large central vacuole which are absent in animal cells. On the other hand, animal cells have centrioles which are absent in almost all plant cells. अब ये जो कंपैरिजन है उसको फिगर 8.3 में दिखाया है। देखो 8.3 में एनिमल और प्लांट सेल का कंपैरिजन। एनिमल और प्लांट सेल का कंपैरिजन इसीलिए दिया है क्योंकि यही दोनों सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ी किंगडम्स हैं जो कि हमारे आसपास पाई जाती है। अगर हम कंपैरिजन देखें तो सबसे पहला जो डिफरेंस हमें दिखता है वो है सेल वॉल का। अगर हम एक टेबल बना लें, जिस टेबल में हम डिफरेंसेस देखें, जिसमें हम डिफरेंसेस देखें प्लांट और एनिमल सेल से, एनिमल सेल और प्लांट सेल, अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें एनिमल्स में और प्लांट्स में, इनके अंदर पाया जाता है सेंट्रियोल, इनके अंदर ही एब्सेंट होते हैं। इनके अंदर पाई जाती है सेल वॉल जो कि इनके केस में एब्सेंट होती है। इनमें प्लास्टिड पाया जाता है जो कि इधर एब्सेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर वैक्यूल जो है लार्ज होते हैं,
यहाँ पर कैसा होता है, स्मॉल होता है या एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एब्सेंट, एब्सेंट। चौथे नंबर पे आएगा स्मॉल, स्मॉल और एब्सेंट। इसके अलावा एक डिफरेंस और होता है, एनिमल्स में पाया जाता है लाइसोसोम, इनके अंदर ये स्मॉल और एब्सेंट। ठीक है, ये डिफरेंसेस हैं एनिमल्स और प्लांट सेल्स में। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें इनका, तो इसमें हमें देखने में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट आती है। देखो पेज 130 पर ऊपर की तरफ जो डायग्राम दिया है प्लांट सेल का, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इनको हम क्लॉकवाइज देखते हैं, उनकी मैं फंक्शंस भी बताते जाऊंगा। सबसे ऊपर की तरफ दिया है इसमें लाइसोसोम। प्लांट सेल में लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन ये छोटा होता है और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन है पुराने ऑर्गेनेलीज को रिसाइकल करना। फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। फिर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस, ये कंट्रोल सेंटर है सेल का। फिर आता है गोल्गी एपेरेटस, जिसका फंक्शन है मॉडिफिकेशन करना, किसका, प्रोटीन्स का और फैट्स का, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए। फिर न्यूक्लियर एनवेलप, यानी कि वो कवर जो कि न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल को घेरे रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन। फिर है वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन करना, सेल के अंदर वाटर के कंसेंट्रेशन को मेंटेन करके रखना। मिडिल लेमेला यानी कि वो पार्ट होता है जो एडजॉइनिंग दो सेल्स को ज्वाइन करके रखता है। फिर आती है सेल वॉल। सेल वॉल प्रोटेक्टिव फंक्शन है, शेप देती है सेल को। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है सेल का, यानी कि यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। क्लोरोप्लास्ट वो पार्ट है जिसमें कि ग्रीन पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। साइटोप्लाज्म फ्लूइड बेस है सेल का, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनेलीज तैरते रहते हैं। पैरोक्सिसोम में पाया जाता है पेरोक्सीडेज नाम का एंजाइम, जिसका फंक्शन ये होता है कि वो पेरोक्साइड नाम के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन कर देता है। क्योंकि पेरोक्साइड्स अगर सेल के अंदर इकट्ठे हो जाएं तो वो टॉक्सिक साबित होते हैं सेल के लिए, इसीलिए पेरोक्सिसोम के अंदर पाए जाने वाला पेरोक्सीडेज पेरोक्साइड रेडिकल्स को ब्रेकडाउन करता है। इसके बाद बात आती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की। माइक्रोट्यूब्यूल ऐसे फिलामेंटस प्रोटीन्स होते हैं जो सेल को एक शेप देने का काम करते हैं। फिर आते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा सेल वॉल के अंदर बनी हुई रेड कलर की डॉट्स हैं, और ये डॉट्स करती क्या है, दो एडजॉइनिंग सेल्स के साइटोप्लाज्म में आपस में कम्युनिकेशन चैनल बना के रखती हैं, उनको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होते हैं जिन पर कि राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, क्योंकि अगर उन पे राइबोसोम्स होते तब हम उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। इसके बाद आता है एनिमल सेल। एनिमल सेल में और प्लांट सेल में डिफरेंसेस जो हैं वो पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिमिलैरिटीज बहुत सारी है। ऊपर की तरफ अगर तुम देखोगे तो यहाँ माइक्रोविलाई बनी हुई है। माइक्रोविलाई जो एक तरह का एब्जॉर्प्टिव स्ट्रक्चर है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ऊपर भी था। सेंट्रियोल जो है वो क्या होता है, ये सेल के अंदर ऐसा कंपोनेंट है जो सेल डिवीजन के समय हेल्प करता है। दो फिलामेंटस प्रोटीन है जो एक दूसरे के 90 डिग्री पर प्रेजेंट है। पेरोक्सिसोम ऊपर भी था, इसकी स्पेलिंग गलत है, वो सही कर लेना। लाइसोसोम की फंक्शन मैं ऊपर ही बता चुका, राइबोसोम की फंक्शन भी हो चुकी। अब जो चीज डिफरेंट है वो मैं बताता हूँ, बाकी सब चीजें तो इसमें वही है। तो बेसिक डिफरेंस एनिमल और प्लांट सेल में क्या है, वो ये है कि इनके अंदर शेप का अंतर है, जस्ट बिकॉज ऑफ सेल वॉल। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर एक यूकैरियोटिक सेल में होता है, वो है सेल मेम्ब्रेन।
सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सेल के सबसे बाहर पाया जाता है, भले वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। और इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डायग्राम है वो फिगर 8.3 में दिया है। ये जो मॉडल है इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया है ये भी इम्पोर्टेंट है। सिंगर एंड निकलसन। सिंगर एंड निकलसन ने दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? अलग अलग टेस्ट के द्वारा साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, है ना। उसके तो भी वही सेटिस्फाई कर सकते थे कि सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर है या उसकी फीचर्स और उसकी फंक्शंस कैसे काम करती है, वो तो तभी आइडेंटिफाई होंगी जब हमें क्या पता चलेगा, उसका स्ट्रक्चर पता चलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, पहले तो हम ये देख लेते हैं। फ्लूइड का मतलब है कि जो फ्लो करे। सेल मेम्ब्रेन स्टेशनरी और सॉलिड ना होकर एक फ्लूइड का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर प्रोटीन्स तैरते रहते हैं, यानी कि प्रोटीन्स फ्लोट इन CO फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड्स के सी में प्रोटीन्स फ्लोट करते रहते हैं। प्रोटीन्स अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ होते हैं सरफेस प्रोटीन्स, कुछ होते हैं इंटीग्रल प्रोटीन्स, कुछ होते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, ये तीनों प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं और ये फॉस्फोलिपिड क्या होता है, ये हम एक डायग्राम के माध्यम से अभी समझते हैं। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड यानी कि एक ऐसा फैटी एसिड जिसके एक एंड पर प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप, तो अगर लिपिड के एक एंड पर फॉस्फेट ग्रुप होगा तो उसको फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। अब ये जो फॉस्फेट वाला एंड होता है ये कैसा है, ये हाइड्रोफिलिक। फॉस्फेट एंड इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर को लव करता है, इसीलिए बाहर की तरफ रहता है। अब इस साइड देखो, इस साइड भी क्या है कि ये फॉस्फेट वाला जो एंड है वो इस तरफ है, यानी कि अगर सपोज करो कि इस तरफ है एनवायरनमेंट यानी कि सेल के बाहर का पोर्शन, और इस तरफ है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो मेम्ब्रेन के इस तरफ क्या है एनवायरनमेंट और इस तरफ है साइटोप्लाज्म, यानी कि ये सेल का बाहर वाला पोर्शन है। तो उस केस में क्या है, बाहर वाटर भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में तो वाटर है ही, दोनों साइड वाटर से इंटरेक्ट करना है, इसीलिए बाहर क्या होता है फॉस्फेट वाला एंड होता है। और देखो इसकी दो लेयर्स हैं, एक लेयर ऐसे है और एक लेयर ऐसे। तो ये क्या हो गई फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, दो लेयर प्रेजेंट है। अब ये वाला जो प्रोटीन होता है इसको हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो होता है इसको कहते हैं सरफेस प्रोटीन,
और ये वाला जो प्रोटीन होता है इसको कहते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ट्रांसमेम्ब्रेन यानी कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो होता है, जो अंदर होता है उसको कहते हैं इंटीग्रल, और जो सरफेस पर होता है उसको सरफेस प्रोटीन। ठीक है, अलग अलग प्रोटीन का अलग अलग फंक्शन होता है। तो हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है जिसमें दिया है ट्रांसपोर्ट, प्लांट फिजियोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें इन प्रोटीन्स की फंक्शन बताई। तो ये प्रोटीन्स जो होते हैं ये अपनी पोजीशंस पर स्टेशनरी ना रहकर इस फॉस्फोलिपिड के समुद्र में यानी सी में फ्लोट करते रहते हैं, अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो असल में डायनामिक स्ट्रक्चर है। डायनामिक का मतलब क्या हुआ? जो अपनी शेप और अपनी स्ट्रक्चर लगातार चेंज करता रहे, परिवर्तनशील हो, उसे हम कहते हैं डायनामिक। देखो और उन्होंने क्या क्या चीजें बताई है। लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड। ये फॉस्फोलिपिड्स की बात हमने बताई ही है कि ये फॉस्फोग्लिसराइड्स होते हैं। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, जैसा कि फिगर 8.4 में दिखाया कि यहाँ पर शुगर कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं। इन ह्यूमन बींग्स मेम्ब्रेन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। यानी ज्यादातर क्या हुए, प्रोटीन्स हुए और बाकी का जो बच गया है वो होंगे कार्बोहाइड्रेट्स। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल, इंटीग्रल, और इनको पेरिफेरल भी कहते हैं। सरफेस प्रोटीन्स आर आल्सो नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन्स। पेरिफेरल मतलब जो पेरीफेरी पर है, एकदम एंड पर है। इसके बाद इन्होंने दिया है कि ये जो मॉडल था जिसको क्वासी फ्लूइड कहते हैं, क्वासी फ्लूइड मॉडल, ये सिंगर एंड निकलसन ने दिया था। और ये क्या एक्सप्लेन करता है? ये इसकी फ्लूइडिटी को एक्सप्लेन करता है। The fluid nature of the membrane is important in the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, etc. ये सारी फंक्शन ये करता है। अब एक एक करके हम इनका मीनिंग देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले है सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब क्या है कि सेल अपना साइज इंक्रीज कर रहा है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, दो एडजॉइनिंग सेल्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं, उसे इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन कहते हैं। सिक्रीशन, सेल के अंदर से कुछ बाहर रिलीज हो रहा है। एंडोसाइटोसिस, बाहर से कोई सब्सटेंस सेल के अंदर एंटर कर रहा है। सेल डिवीजन, एक सेल से दो सेल बन रहे हैं। इन सारी फंक्शंस में सेल मेम्ब्रेन अपना रोल प्ले करता है। अब इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है इसमें इन्होंने ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया कि ट्रांसपोर्ट में ये अपना रोल कैसे प्ले करता है। दो तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, एक तो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का पहला टाइप एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा टाइप है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो होता है जिसमें कि सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन के अक्रॉस भेजने में एनर्जी खर्च होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, यानी कि जिसमें एनर्जी खर्च हो मेम्ब्रेन के अक्रॉस सब्सटेंसेस को भेजने में, उसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। एनर्जी इस फॉर्म में खर्च होती है। पैसिव वो होता है जिसमें कि एनर्जी खर्च नहीं होती। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की विशेषता ये है कि ये कम कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव कर सकता है सब्सटेंसेस का मूवमेंट, जबकि पैसिव के केस में हमेशा हाई टू लो ही होगा, है ना। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ही होगा हमेशा पैसिव के केस में, जबकि एक्टिव के केस में वो उल्टा भी हो सकता है क्योंकि वहां तो एनर्जी खर्च हो रही है। इसके अब देखो मेम्ब्रेन की क्या विशेषता इन्होंने लिखी है। मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल टू सब मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। इसका मतलब ये कुछ सब्सटेंसेस को अलाउ करता है, कुछ को नहीं करता। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है,
इसमें जिस साइज के मॉलिक्यूल आ पाएंगे उन्हीं मॉलिक्यूल्स को अलाउ करेगा। सपोज ये सिर्फ H2O के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ कर सकता है, इसका मतलब ये कि इसका पोर साइज सिर्फ इतना है कि वो वाटर के मॉलिक्यूल को ही अलाउ करेगा। इससे बड़े मॉलिक्यूल आएंगे तो वो इस चैनल से नहीं जा पाएंगे। ये जो पाथवेज होते हैं जिनके अक्रॉस मॉलिक्यूल्स जाते हैं उनको हम चैनल्स कहते हैं। इसको सेलेक्टिवली परमिएबल या फिर सेमी परमिएबल इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि सारे पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करता, कुछ पार्टिकल्स को अलाउ करता है। क्या कहा गया इसको? सेलेक्टिवली या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब यह है कि इसकी जो परमिएबिलिटी है वो सेलेक्टिव है या फिर हाफ है, इसका ये मतलब होगा। अब देखो न्यूट्रल सॉल्यूट्स के बारे में क्या दिया है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स यानी कि जिन पर जो ना तो नेगेटिव होते और ना पॉजिटिवली चार्ज होते, वो फ्रीली डिफ्यूजन के द्वारा मेम्ब्रेन के अक्रॉस चले जाते। सपोज एक मेम्ब्रेन है और इसके आर पार मॉलिक्यूल्स को जाना है। अगर ये हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं आराम से, है ना, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लो कंसंट्रेशन। वाटर के डिफ्यूजन को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर डिफ्यूजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, यानी वाटर जब अपनी हाई से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। पोलर का मतलब जिसमें पोलैरिटी। H2O का मॉलिक्यूल इस तरह का है, एक बैंड स्ट्रक्चर है, इसमें H पे पॉजिटिव चार्ज है और O पर नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें पोलैरिटी ऐसे है कि इसका जो पॉजिटिव है वो इधर है और नेगेटिव है वो इधर है। अब इस पोलैरिटी की वजह से क्या होता है कि इस पर लोकलाइजेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है, यानी कि एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पर चार्जेस की पोलैरिटी होती है उनको पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। पोलर मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अक्रॉस तभी जाते हैं जबकि उनको कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन अलाउ करे। जैसे कि सपोज ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन में अगर कोई ऐसा प्रोटीन होगा जो इन्हें एक चैनल बना के देगा तभी ये जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। उसका कारण ये है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में जो लिपिड वाला पार्ट है वो वाटर को रिपेल कर देता है, वाटर रिपेलिंग। तो वाटर के जितने मॉलिक्यूल अंदर आने की कोशिश करते हैं उन सबको वो बाहर निकाल देता है। इसीलिए वाटर जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स को एक चैनल चाहिए होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient, यानी कि लोअर से हाई की तरफ भी जाते हैं। उस तरह के ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसका एग्जांपल दिया सोडियम पोटेशियम पंप। सपोज करो कि यहाँ पर एक ऐसा प्रोटीन है जो कि सोडियम Na+ और पोटेशियम K+, इन आयंस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तो इसको सोडियम पोटेशियम पंप कहेंगे। ठीक है, कि सोडियम को जाना हो अक्रॉस या पोटेशियम को जाना हो तो सिर्फ ये चैनल उसके लिए है, तो उसको कहेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। और ये कैसा होता है? ये एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा सेल वॉल। सेल वॉल और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये हम करेंगे कल। थैंक यू।